ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान और आप देख रहे हैं महादंगल। इस साल पश्चिम बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में, केरल में, मतलब कुल मिलाकर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले हर पार्टी पूरा दांव लगा रही है। ऐसे में चुनावी गर्मी के बीच एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है जिसको लेकर राजनीति गर्म हो गई है। ओवैसी कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस के लोग जोरू से ज्यादा उन्हें याद करते हैं, इसके लिए उनका शुक्रिया। लेकिन आपको मुझसे मोहब्बत है, मुझे आपसे नहीं, ये तंज कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी पर। आपको याद होगा इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से एक बार कहा गया था, मैं ऐसी लैला हूं जिसके कई मजनू हैं। तो इस तरीके के बयान ओवैसी साहब देते हैं और सुर्खियों में आ जाते हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बीजेपी उसी अंदाज में ओवैसी को जवाब दे रही है। बीजेपी का कहना है ओवैसी ऐसी लैला हैं जिनका कोई मजनू नहीं है। हालांकि जो बीजेपी विरोधी दूसरी पार्टियां हैं वो आज भी यही कह रही हैं कि ओवैसी बीजेपी के इशारे पर चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी को ही फायदा पहुंचाते हैं। दरअसल चुनाव के मैदान में ये पूरी लड़ाई जो है वो मुस्लिम वोट को लेकर है। ये बात सच है, पिछले कुछ चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी विरोधी पार्टियों के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध तो लगाई है। अब हाल ही का आप बिहार का उदाहरण ले लीजिए। बिहार चुनाव में हमने देखा, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में हुए निकाय चुनाव में हमने देखा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सवाल यह है कि क्या जो ओवैसी कह रहे हैं वही सच है? क्या चुनावी गणित में बीजेपी को ओवैसी पसंद है? क्या ओवैसी जो चुनाव मैदान में हुंकार भरते हैं वो बीजेपी के लिए मददगार होता है? और सवाल महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है कि एक दूसरे पर चोट तो खूब हो रही है, लेकिन आने वाले चुनाव में किसे मिलने जा रहा है मुस्लिम वोट? इसी को लेकर चर्चा करेंगे। मैं आपका परिचय कराती हूँ खास मेहमानों का पैनल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ ही देर में कुछ और खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल एआईएमआईएम के नेता नफीस अंसारी आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं और टीएमसी की तरफ से बादल देवनाथ जी भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं नफीस अंसारी साहब आपसे ही शुरुआत करूंगी। ये क्यों ना कहा जाए कि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ये जो बयान दिया गया है कि बीजेपी आरएसएस उन्हें जोरू से ज्यादा याद करती है, मतलब जोरू जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है मैं बता दूं, मतलब पत्नी के लिए देसी अंदाज में कहा जाता है। तो ये जो बयान असदुद्दीन ओवैसी दे रहे हैं, क्यों ना माना जाए खुद को राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी के बरक्स लाकर मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की एक रणनीति असदुद्दीन ओवैसी की। नफीस अंसारी। थैंक यू सो मच रोमाना इसार जी, मुझे मौका देने के लिए। देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार के पास पब्लिक को दिखाने के लिए कुछ नहीं है। वो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या रोजगार पर बात नहीं करते क्योंकि वो इस मामले में फेल है। वो असद साहब को इसलिए टारगेट करते क्योंकि असद साहब सबसे ज्यादा इस मसले पर उग्र हैं, इसीलिए वो असद साहब का नाम लेते हैं। अब वो राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं लेते? तो राहुल गांधी को सोचना चाहिए। अगर विपक्ष का नेता डेवलपमेंट पर बात नहीं करता, अगर विपक्ष का नेता स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और रोजगार पर बात नहीं करता और देश का विपक्षी नेता ओवैसी साहब नहीं है पर वो हमेशा इस बारे में बात करते हैं, तो फिर किसका नाम लिया जाएगा? क्योंकि असद साहब वाकई में इस देश का उभरता हुआ सितारा है। जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर देश का स्टैंड क्लियर किया, पाकिस्तान को उसका औकात दिया है, तो बीजेपी समझ रही है कि मोदी के बाद नफीस अंसारी साहब, आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन अभी तो बजट सत्र चल रहा है और पूरे बजट सत्र में बीजेपी के निशाने पर तो जो नेता विपक्ष राहुल गांधी है वही है। आपने यहाँ बैठे बैठे दरकिनार कर दिया कि साहब राहुल गांधी उनकी कोई हैसियत नहीं है और इस वजह से असदुद्दीन ओवैसी जो हैं उन्हीं पर बीजेपी अटैक कर रही है। हमने तो नहीं सुना किसी भी बीजेपी के नेता से पूरे अभी बजट सत्र के अंदर कि कोई असदुद्दीन ओवैसी पर अटैक कर रहा है। मामला तो सीधे सीधे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या बीजेपी वर्सेस इंडिया गठबंधन चल रहा है। इंडिया गठबंधन में आप लोग हाथ पैर बहुत मारते हैं आने के लिए, लेकिन आपको कोई मुंह नहीं लगाता है सर इंडिया गठबंधन में, है ना? फैक्ट रख रही हूं मैं। एक सेकंड रुकिए ना, मैं फैक्ट रख रही हूं, मेरे दर्शक को फैक्ट पता होना चाहिए ना। इसीलिए मैंने सवाल पूछा ना आपसे, सवाल दोहराने दीजिए मुझे। आप शायद सवाल समझे नहीं मेरा। ये रणनीति असदुद्दीन ओवैसी की, खुद को सबसे बड़ा विपक्षी चेहरा उन्हें साबित करना है, अपने ऊपर से बीजेपी की बी टीम वाला वो जो ठप्पा है उसको हटाना है, उसी कोशिश में लगे हुए हैं ओवैसी साहब। नहीं, देखिए, जो लोग भी एआईएमआईएम को बी टीम समझते हैं वो समझे, उनकी सोच हमारी जूती पर, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है।
इंडिया अलायंस में हम आना चाहते थे यही तो दिखाने के लिए कि आप कहते हैं कि हम बी टीम हैं, तो आप इंडिया अलायंस में लाकर 5 सीट बिहार में देने को तैयार नहीं थे, आपको नुकसान हुआ। तो ये इंडिया गठबंधन को सोचना चाहिए ना कि उनको किसको साथ लेने में फायदा, किसको साथ नहीं लेने में नुकसान है। सदन में राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता है, इसीलिए उनका नाम उठ रहा है, बाहर में ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, राहुल गांधी जी ने कौन से न्याय यात्रा निकाला स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या रोजगार के नाम पर? उनकी राजनीति वैसी ही जैसे बीजेपी की राजनीति है। असद साहब की राजनीति बहुत क्लियर है, चाइना पाकिस्तान को सबक सिखाओ, देश में जो गद्दार है उनको सबक सिखाओ। आप मुसलमान को देश का गद्दार नहीं बोल सकते हैं। मुसलमान इस देश के विकास की बात करते हैं। हम कहते हैं हिजाब वाली महिला को सीएम, पीएम या मेयर बनाएंगे सिर्फ इसलिए ताकि देश का विकास हो और उसमें सबसे बड़ा योगदान मुसलमानों का हो। नफीस अंसारी उनको मालूम है उनके पास कोई जवाबदेही नहीं है। एक सेकंड, मेरे साथ देखिए कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी हुई हैं यहाँ पर, प्रियंका गुप्ता, उन्हीं के पास जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं। नफीस अंसारी साहब जितना खुलकर यहाँ पर राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे हैं, प्रियंका गुप्ता वैसे निशाने पर राजनीतिक मंचों से असदुद्दीन ओवैसी राहुल गांधी को तो नहीं लेते हैं। हाँ, वो बीजेपी पर जरूर निशाने साधते हैं, लेकिन अब रणनीति साफ हो रही है। मतलब अब बीजेपी के साथ साथ एआईएमआईएम भी कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। यहां तो ओवैसी तैयार हैं, बैठे हुए हैं इस ताव के अंदर कि मौका लगे और मुख्य विपक्ष की भूमिका में वो आए। राहुल गांधी नहीं कर पा रहे हैं, काम हो नहीं पा रहा है राहुल गांधी से। देखिए, अगर कोई खतरे की घंटी है तो आज की डेट में जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो हैं। जिस तरह का उन्होंने एक कैंपेन वीडियो रिलीज किया, वो अपने आप में बेहद जो कहते हैं कि घटियापन था उनका। जो संविधान का जो पूरी तरीके से दरकिनार करके उन्होंने जो काम किया है, आज सुप्रीम कोर्ट को खुद से सुमोटो लेनी चाहिए और उनके खिलाफ यूएपीए लगा देना चाहिए। वास्तविकता ये है कि जिस तरह का शूट उन्होंने किया है, जिसे उन्होंने नाम दिया है कि पॉइंट ब्लैक शूट, मैं समझती हूँ कि ये हिंदुस्तान की राजनीति के लिए एक बदनुमा दाग है, क्योंकि आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आप हिंदू मुसलमान करेंगे, आप मियां मुसलमान करेंगे। वास्तविकता ये है कि अगर ओवैसी नहीं होंगे तो भारतीय राजनीति में बीजेपी की कोई हैसियत नहीं होगी, और बीजेपी अगर 80-80 नहीं चिल्लाएगी तो ओवैसी 20-20 पैसे चिल्लाएंगे। तो वास्तविकता ये है कि ये दोनों राजनीति में एक दूसरे के पूरक है। अगर ये नहीं होंगे तो उनका मसला नहीं हल होगा, वो नहीं होंगे तो उनकी राजनीति नहीं चलेगी। तो वास्तविकता ये है कि लोगों को भटकाओ, एक कहेगा 80 मुश्किल में है, दूसरा कहेगा 20 मुश्किल में, पर वास्तविकता ये है कि इस देश का किसान मुश्किल में है। उसके ऊपर जिस तरीके का टैरिफ का प्रभाव पड़ने वाला है, जो कृषि के प्रोडक्ट आने वाले ठीक है प्रियंका गुप्ता जी, ठीक है पूरी तरीके से समझ रही हूँ मैं आपकी बात, लेकिन आज के मुद्दे पर रहते हैं। अगर इतने मुद्दों का घालमेल करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। नहीं, जो आप बात कह रही हैं, मैं तो बस मेरा एक ऑब्जर्वेशन था कि मतलब सबसे पुरानी पार्टी देश की कांग्रेस पार्टी है। आजाद हिंदुस्तान में लगातार आप लोग राज करते आए हैं, और अब देखिए आप ओवैसी साहब जिनको आप घेर रही हैं, ओवैसी इतने बड़े हो गए हैं कि वो बीजेपी की बी टीम बन चुके हैं और आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। मतलब इसको लेकर जरा सा अपने गिरेबान में कांग्रेस पार्टी को भी झांकना चाहिए ना। फिलहाल जिस वीडियो का आपने जिक्र किया उसको असम बीजेपी ने हटा दिया है, ये भी दर्शकों को बताते चले। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात जो आपने रखी है, रोहन गुप्ता जी से जरा उसी पर जवाब लेते हैं। रोहन गुप्ता जी, दरअसल ये बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी, मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है? बीजेपी की बी टीम ये विपक्षी कहते हैं, नूरा कुश्ती ये कुछ लोग कहते हैं चलती है। बीजेपी के लिए क्या असदुद्दीन ओवैसी एक कन्वीनियंट विलन है वोट हासिल करने के लिए? कन्वीनियंट विलन ओवैसी बीजेपी के लिए? देखिए, कांग्रेस का दोगलापन अभी हमने तेलंगाना में देखा। वहां पे जो बाई इलेक्शन हुआ, कैसे ओवैसी के सपोर्ट से वो चुनाव जीता, तब कौन किसकी बी टीम है? जब कांग्रेस को जीतना होता है ओवैसी का यूज करे, तब वो बी टीम नहीं है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आप बोल रहे हैं ए बी टीम की बात कर रहे हैं, जनता का विश्वास आप खो चुके हैं। बिहार में जहां पे सीमांचल की हम बात कर रहे हैं, जहां पे मुस्लिम बहुमूल्य एरिया है, वहां पे भी कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई। अरे वहां पे तो भाजपा नहीं थी ना, आप तो दूसरे नंबर पे भी नहीं है, आप तो चुनाव हार गए। उसका तो जवाब दीजिए ना। आप मुसलमानों का विश्वास जीत पा रहे हैं, ना किसानों का, हिंदू हो किसान, सबका विश्वास आप गंवा चुके हैं, क्योंकि आपका जो देश नैरेटिव है वो देश के खिलाफ हो चुका है। हर चीज का विरोध करने में कांग्रेस पार्टी आगे हो गई है। प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज बोलना, विदेश के स्टेटमेंट के साथ में रहना, पाकिस्तान की टीवी में हीरो बन जाना, इतनी बड़ी जो डील हुई उसका विरोध करना, एप्स्टीन फाइल की बात करके डेरोगेटरी बात करना हमारे नेताओं के लिए, यही तो कांग्रेस की छवि बन चुकी है। कांग्रेस का नैरेटिव क्या है आज की डेट में? आज ओवैसी के ऊपर सीमांचल में लोग ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, वो जो नेशनल पार्टी है, वो हाशिए में चली गई और अभी भी अपने गिरेबान में झांकने की जगह पे दूसरे के ऊपर सवाल उठाएगी।
बीजेपी को किसी बी टीम सी टीम की जरूरत नहीं है। अभी हमने देखा कि महाराष्ट्र में भी जो बॉम्बे के चुनाव हुए बीएमसी के, ये कहा जाता था अरे ठाकरे बंधु इकट्ठे हो जाएंगे, तो क्या हुआ? देखिए, जनता जानती है बीजेपी अपने मुद्दों पे काम करती है, बीजेपी अपने नैरेटिव पे काम करती है, बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के सहारे काम करती है, बीजेपी अपने मैनेजमेंट पे काम करती है, उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं। तो किसी के और के ऊपर ठिकरा फोड़ने की जगह कांग्रेस पार्टी को आत्म मंथन की जरूरत है कि इतनी बड़ी नेशनल पार्टी आज हाशिए में चली गई है। उसका कारण है कि लेफ्टिज्म हो गया है, उसका तुष्टीकरण सर पे छाया हुआ है, देश विरोधी बातों में आगे बढ़। रोहन जी ठीक है, आपने जो बातें कही हैं, अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, ऐसा क्यों होता है कि जहां पर बीजेपी हारती है वहां ओवैसी साहब नहीं होते हैं? जहां बीजेपी हारती है वहां ओवैसी नहीं होते हैं। मतलब आप बंगाल का उदाहरण ले लीजिए, बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल नहीं, मैं ओवैसी नहीं थे वहां पर और आप हार गई, है ना। और इसके अलावा आपने कहा कि साहब कांग्रेस का आप डबल स्टैंडर्ड देखिए, कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड तो ठीक है सर, लेकिन जब ओवैसी खुद ही नहीं अपने उम्मीदवार दे रहे हैं तो उसमें कांग्रेस क्या कर लेगी? डबल स्टैंडर्ड तो तब होता कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड तो तब होता जब बिहार के अंदर ओवैसी कहते हैं मुझे ले लो, वो साथ में ले लेते हैं और तब भी ओवैसी को धुतकारते, उन्होंने तो लिया ही नहीं। देखिए, वापस एक एग्जाम्पल, आपने जो एग्जाम्पल दिया, मैं काउंटर एग्जाम्पल देता हूँ कि हरियाणा में तो ओवैसी नहीं थे, फिर कांग्रेस पार्टी क्यों हार गई? वहां पे तो लोकसभा में भी जीती थी। मुझे बताइए ना, उसका जवाब दे दे। हरियाणा में तो कोई अस्तित्व नहीं था। मुस्लिम वोट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, बंगाल का मुस्लिम वोट और हरियाणा का मुस्लिम वोट कितना फर्क है प्रतिशत में? हरियाणा की बात तो मुस्लिम वोट की है ना सर, हरियाणा में कितना मुस्लिम वोट है? मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे बिहार का मैंने एग्जांपल दिया, चलिए आपकी बात मान ली कि चलो ओवैसी जीतता तो नहीं ना, वोट कटुआ पार्टी होती, कांग्रेस तो तीसरे नंबर पे चलेगी, दूसरे नंबर पे हारा क्यों कांग्रेस पार्टी? अगर ओवैसी वोट तोड़ने के लिए, तो चलो समझ लो कि ओवैसी की पार्टी हारती, वहां तो कांग्रेस के ज्यादा ओवैसी को वोट मिलता, उसको वोट कटुआ पार्टी नहीं कर सकते। उनका जो विश्वास है मुस्लिम का वहां पे ज्यादा है, तो उसमें बीजेपी कहां से बीच में? बीजेपी के साथ में जो बाकी की सीटें हैं जहां पे कांग्रेस जीती थी, वो सीटें भी तो हारी है। बिहार में कौन सी थी? 20 सीटें थी, 20 पे से 7 पे आ गई। उसमें कितनी सीटों पे ओवैसी का प्रभाव है देख ले कांग्रेस पार्टी, और कितनी सीटों पे वोट चोरी के कैंपेन का प्रभाव है वो देख ले। उनके नेताओं ने कंप्लेंट की। उससे पहले जल्दी से प्रियंका गुप्ता जवाब दे दीजिए, 30 सेकंड आपको समय दे रही हूं, फिर बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। देखिए, वास्तविकता यह है कि आज राहुल गांधी जी के ऊपर 30 से 32 मुकदमे हैं। आप बता दीजिए कौन है असली विपक्ष में? जो AIMIM के जो है प्रमुख हैं ओवैसी जी, उनके ऊपर कितने मुकदमे बीजेपी ने लगाए? एक भी नहीं लगाए। न कभी ईडी जाती दिखेगी, न कभी CBI जाती दिखेगी। बस वास्तविकता यह है कि अंदर खाने एक दूसरे के पूरक हैं। वास्तविकता यह है कि आपको, अगर आपने काम किया था, अगर आप जीत ही रहे थे, तो आपको SIR कराने की क्या जरूरत थी? और SIR छोड़िए, आपको 10,000 रुपए देने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? असम में आप आज काम नहीं बता पा रहे हैं, तो आप फिर से वहां पे अनाउंस कर रहे हो उस स्कीम को, जो आप बिहार में चुनाव के बाद बंद कर देते हैं। और हकीकत यह है कि आज जिस तरीके से बेरोजगारी पर मुद्दे पर, और चाहे वो महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर आप कहीं ना कहीं फेल नजर आते हैं। किसानों की आय जो उनकी दुगनी करनी थी, आज आप क्या कर रहे हैं? आप किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। मैं बाकी मेहमानों को ले आती हूँ जरा, मैं बाकी के मेहमानों को भी चर्चा में ले आती हूँ। पूरी तरीके से हमारे साथ फेल हो चुकी है। शिवसेना की प्रवक्ता शाइना NC मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ LJP-R के प्रवक्ता धीरेन्द्र मुन्ना जी भी मौजूद हैं। उनके पास भी आपको लेकर चलेंगे और शाइना NC के पास ही लेकर चलते हैं जरा पहले। तो शाइना जी, यहाँ जो कांग्रेस की तरफ से गिनाया जा रहा है, क्या ये नूरा कुश्ती दरअसल बीजेपी बनाम ओवैसी, ताकि असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटक जाए और मामला जो है वो हिंदू मुसलमान पर चला जाए, और मुसलमान वोट जो माना जाता है कि साहब बीजेपी के पास तो जाता नहीं है, या बीजेपी के अलायंस के पास तो जाता नहीं है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो विपक्ष के पास जाता है, उसी मुस्लिम वोट में ओवैसी से सेंध लगवाई जाए? शाइना NC। रोमाना जी, मैं 2-3 चीज कहना चाहती हूँ। सर्वप्रथम, ऐसा नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान कौम का एक प्रतीक है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति की है। जो वो अपने कौम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मुझे बताइए कहाँ उन्होंने फोकस किया है? तालीम की ताकत के ऊपर, कहाँ उन्होंने शिक्षा के ऊपर फोकस किया, कहाँ उन्होंने सुरक्षा के ऊपर फोकस किया है, कहाँ उन्होंने लोगों को आत्मनिर्भर किया है? ये सोच विचार है ही नहीं। जब वो आते हैं एजेंडा में, वो सिर्फ लोगों को बंटवारा की राजनीति करने में। और आज आप देखेंगे तो हमारे महाराष्ट्र में मालेगांव में एक इस्लाम पार्टी है,
और वो इस्लाम पार्टी के खिलाफ वो लड़े और फिर अभी सत्ता के लिए वो लोग एकत्रित आए हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एनडीए जो है मोदी जी के शासनकाल में कोई जात पात धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, नहीं बोलते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, ये क्रिश्चियन है, इसलिए उनको उज्ज्वला गैस सिलेंडर मिलना चाहिए। नहीं बोलते हैं जात पात धर्म के आधार पे कि उनको एक प्रधानमंत्री आवास योजना के निमित्त एक घर मिलना चाहिए। नहीं बोलते हैं कि महिला जो है सिर्फ एक कौम की है तो उनको मुद्रा बैंक का लोन मिलना चाहिए। हम सोचते हैं इंसानियत, हम सोचते हैं डेवलपमेंट। जब हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने लाडकी बहन मुहिम चलाई, वहां कितने मुसलमान महिलाओं को भी फायदा हुआ। और जो आप कह रहे हैं ये ए टीम, बी टीम, सी टीम, मैं बोलती हूँ एक ही टीम है और वो है प्रगति की टीम। जहां एनडीए खड़ा है वहां एक सकारात्मक रूप से लोगों के निजी जिंदगी में परिवर्तन आता है, वो आत्मनिर्भर होते हैं, वो शिक्षित बनते हैं, उनको मिलता है सुरक्षा, उनको मिलता है एजुकेशन, उनको मिलता है हेल्थ केयर। और यहाँ ये नकारात्मक सोच के जो समाज के ठेकेदार बैठे हैं उनके कौम के लोग भी समझ चुके हैं कि ये जो राजनीति चलती है जहां आप अपने तुष्टीकरण करते रहते हैं वहां उनके लाइव्स में कोई परिवर्तन नहीं आता है। और एक विकसित भारत के लिए सबको साथ लेना यही एक टीम है। नफीस अंसारी, बंटवारे की राजनीति एएमआईएम करती है, कितना प्रतिनिधित्व दे दिया आपने मुसलमानों को, बताइए ना। शिवसेना की जो नेता है, बहुत सम्मान के साथ मैं इनको जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा कि हमने क्या किया। पहली बात तो असद साहब मुसलमानों के नेता नहीं है, वो देश के नेता है। ऑपरेशन सिंदूर में पूरे देश ने देखा है। और आप और कांग्रेस और बीजेपी मिलकर डिसाइड कर लीजिए हम किसकी बी टीम ए टीम है, बाद में इस पर डिबेट करेंगे। और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब 14,000 बच्चों को ना जात देखते ना धर्म देखते, फ्री की शिक्षा देते। तो आप हमें मत सिखाइए डेवलपमेंट किसको कहते हैं। जहां जहां इमाम जीती है डेवलपमेंट का बुनियाद पर जीती है, मुस्लिम वोट के बुनियाद पर हम लोग नहीं जीते हैं। और आपका जो सवाल था कि हिमंता विश्व शर्मा बार बार ओवैसी साहब का नाम इसलिए ले रहे हैं बिकॉज जो मुसलमानों का मुद्दा है और देश का मुद्दा है उसमें कांग्रेस चुप है। लिंचिंग पर चुप, ट्रिपल तलाक पर चुप, यूएपीए कानून पर चुप, ऐसे हजारों ऐसे बिल है जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी का साथ दिया है। तो जब बीजेपी का साथ कांग्रेस खड़ी है हर बिल में और ओवैसी साहब बीजेपी का विरोध करे तो ये लोग राहुल गांधी का नाम क्यों लेंगे, क्यों ये लोग किसी और पार्टी का नाम लेंगे। असद साहब खुलकर बीजेपी का विरोध कर रहे हैं हर मामले पर, डिमोलेशन पर भी असद साहब, लिंचिंग पर असद साहब, तबरेज अंसारी पर असद साहब, पहलू खान पर असद साहब। तो किसका नाम लेगा बीजेपी? इनको समझना चाहिए कि इनकी राजनीति क्या है। देखिए 70 साल से कांग्रेस को मुसलमान सिर्फ बीजेपी को हरा के मतलब आपकी बात से तो मुझे लग रहा है जरा धीरेन्द्र मुन्ना का रुख कर लेते हैं। धीरेन्द्र मुन्ना, मतलब एनडीए के सबसे विरोधी और एनडीए के सबसे बड़े मुखालिफ के तौर पर एआईएमआईएम है क्या, असदुद्दीन ओवैसी है क्या? धीरेन्द्र मुन्ना, आपका अधिकार अपने पार्टी का विस्तार कीजिए। ठीक है, बाकी मेहमानों का भी जरा एक एक रिएक्शन लेते हैं। रोमाना जी, उसके बाद दोबारा मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी राजनीति में मजहब के आधार पर ये सब दृष्टिकोण मेरी पार्टी नहीं रखती है, न मेरे नेता चिराग पासवान जी रखते हैं। और किसी को बी टीम, ये टीम, एनडीए ये नहीं देखती है। अगर आप कहते हैं कि एनडीए को मदद करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी जी जाते हैं, मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी वही कर रही है, आरजेडी भी वही कर रही है, अखिलेश जी भी वही कर रहे हैं, सारे लोग तो वही कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक आदमी को बी टीम कह देना, इसका मतलब कि कहीं ना किसी की बिल्कुल बीजेपी की मदद कर रहे हैं। आपस में किन्हीं की एकता नहीं है। बिल्कुल एनडीए की मदद कर रहे हैं, सेकुलरिज्म का खोखला वादा करके। और ये लोग कहीं ना कहीं आज तक मुस्लिम समुदाय को ठगने का काम किए हैं। अगर ये बात अगर मुस्लिम नेताओं को समझ में आ रही है तो अपना वो भी हर कोई ध्रुवीकरण करता है, वो भी कर रहे हैं, करें। लेकिन मैं कहता हूं कि यही राष्ट्रीय जनता दल से 5 सीटें मांगी थी एमआईएम ने, नहीं दी गई थी। आखिर कांग्रेस से जितनी बड़ी हैसियत बिहार में है उससे छोटी हैसियत तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की नहीं है। लेकिन इसलिए उनको नकारा गया क्योंकि आप मुसलमान समाज से हैं और आरोप आप हम पे लगाते हैं कि आप घृणा करते हैं। अरे हम लोग तो सबको साथ लेकर के चल के सबका विकास करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन सिर्फ मुसलमान को डर दिखा करके, अल्पसंख्यक समाज को डर दिखा करके कि जब बीजेपी सत्ता में रहेगी, एनडीए की सत्ता रहेगी तो आप चैन से नहीं रह पाएंगे। आखिर कब तक आप डराओगे? इस हिंदुस्तान में उतना ही हक मेरा है जितना हक मुसलमान का है। अब ये बातें उनको भी समझ में आ रही है कि मुसलमान और हिंदुस्तान को अलग आप नहीं देख सकते हैं। यही बात तो हम लोगों ने पहले समझाते रहे। आज यहाँ का मुसलमान समझ गया, आज यहाँ का हिंदुस्तान का लोग समझ गया। तो ये छोटे छोटे जो छत्रप थे,
जो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को ध्रुवीकरण करते थे डर दिखा करके, ये डर अगर कोई पार्टी निकाल रही है और निकलता हुआ दिख भी रहा है, तो मुझे लग रहा है कि देश मजबूत हो रहा है, लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। और तो कौन सी पार्टी ये डर निकाल रही है? आप ये कह रहे हैं कि AIMIM असदुद्दीन ओवैसी ये डर निकाल रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ये डर निकाल रहे हैं मुसलमानों के दिल से? मतलब मुख्य विपक्ष की भूमिका में, या आप ओवैसी को मुसलमानों का लीडर मान रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? क्या ना क्या चाह रहे हैं? देखिए, इतना मैं जरूर कहूंगा कि बिहार में राहुल गांधी जी तो लीडर नहीं है। हाँ। बिहार में कई अन्य पार्टी, अखिलेश यादव जी इतनी सभाएं किए, एक भी MLA नहीं है, तो लीडर नहीं है। तो मैं कहता हूं कि बिहार में या तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी है, और विपक्ष में मैं मानता हूं कि चाहे 5 ही सीट मिले, लेकिन राहुल गांधी जी से बड़े लीडर के रूप में असदुद्दीन ओवैसी जी का बिहार में स्वीकारता है। सीमांचल के एरिया में आपने देखा। मैं बादल देवनाथ के पास जाऊंगी, TMC के नेता हैं हमारे साथ मौजूद, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन प्रियंका जी से यहाँ पर लेना जरूरी है। देखिए प्रियंका जी, जहां से मैंने चर्चा शुरू की थी ना, आपसे मैंने यही सवाल पूछा था, वो विपक्ष वाली जो स्पेस है वहां पर राहुल गांधी उस मयार पर पूरे नहीं उतर रहे हैं, और वो जगह खाली भी दिख रही है असदुद्दीन ओवैसी को। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी खुद को बीजेपी के सामने लाकर खड़ा कर रहे हैं। नहीं, आप हंस सकती हैं, लेकिन बिहार में कांग्रेस से ज्यादा मजबूत स्थिति में AIMIM है, ये हकीकत है ना। आप हंस सकती हैं, बिल्कुल हंस सकती हैं, लेकिन ये हकीकत है जिसकी अभी जिक्र कर रहे थे। देखिए, जीत हार से नहीं होता है, जीत हार से नहीं होता है। आपका एजेंडा क्या है? आपका एजेंडा ये है कि बांटो और राज करो। मैंने कहा ना कि वो 20-20 चिल्लाते हैं या 80-80 चिल्लाते हैं, आप बांटते हैं। और बांटने की राजनीति यहाँ इतनी गंदी हो चुकी है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान को नहीं बांट रहे, बल्कि यहाँ तो अगड़े और पिछड़े को भी बांटने में लगे हुए हैं। UGC बिल ले आए, फिर उसके बाद काम नहीं चला, तो आप देखिए उत्तर प्रदेश में कैसे 2 संतों को बांट दिया कि ये मेरा संत है, ये मुझसे सवाल पूछता है। आसान है ना, आसान है ना, सामने बीजेपी पर या AIMIM पर आरोप लगा देना कि ये तो कर रहे हैं ऐसे, बांटो और राज करो। वहीं तो आपके जो विरोधी है बीजेपी और NDA के नेता, वो यही तो करते हैं। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने इतने साल तक क्या किया? कांग्रेस ने भी तो मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाया और मुसलमानों का वोट लिया। मुसलमानों के पास जैसे ही विकल्प आता चला गया, मुसलमान कांग्रेस से छिटकते चले गए। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। यही हो रहा है, यही हुआ है। कांग्रेस हमेशा से विकास की राजनीति करती रही। कांग्रेस ने कभी किसी को डर नहीं दिखाया। कांग्रेस हमेशा से पूरी जनता के लिए काम करती रही, चाहे वो एम्स बनाना हो, चाहे IIM बनाना हो, चाहे नहीं, अगर डर की राजनीति नहीं की तो आप मुझे बताइए कैसे मुसलमानों का वोट चुनाव दर चुनाव कांग्रेस को मिलता गया, जबकि सच्चर कमेटी ये बताती है कि कांग्रेस के ही राज में मुसलमानों की हालत क्या थी, दुर्गति मुसलमानों की कांग्रेस के राज में बनी। फिर क्या मजबूरी थी कि मुसलमान कांग्रेस को वोट देते रहे? यही तो विश्लेषण होता है ना कि आप लोगों ने डराया बीजेपी से। वोट देने का अधिकार ही छीन लिया जा रहा है। अरे भाई, आज डराया नहीं जा रहा है, आज उनका वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है। जिस तरीके से फॉर्म 7 भर भर के उत्तर प्रदेश में वोट काटे जा रहे हैं, जिस आदमी को सिग्नेचर करना नहीं आता उसका फर्जी सिग्नेचर बना दिया, उसके बाद 100 फॉर्म काटे जा रहे हैं, हजारों फॉर्म काटे गए फर्जी भर भर के। ये हालत कर दी है देश में मुसलमानों की कि आपको वोट देने का अधिकार ही नहीं होगा। एक सेकंड, फैक्ट्स के साथ बात करेंगे शो में तो अच्छा रहेगा। उत्तर प्रदेश को लेकर जो आप लोगों की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए फॉर्म 7 को लेकर कि साहब लाखों फॉर्म 7 आ गए, चुनाव आयोग ने खुद कहा 82,000 आए फॉर्म 7। ये जो यहाँ पर वोट काटने की बातें कर रही है ना, प्लीज डर मत फैलाइए, प्लीज डर मत फैलाइए। इस देश के मुसलमान को डराइए मत, मुसलमान को मत डराइए, मुसलमान को मत डराइए। मैं जरा सा TMC के पास नहीं, अब आप अच्छी बात है, सचेत रहिए वरना आपका वोट काट दिया जाएगा, आपका वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा। सचेत रहे, लेकिन डराइए मत, प्लीज डराइए मत। मैं निवेदन कर रही हूँ, मुसलमान को डराइए मत। और मुसलमान डरता नहीं है, बराबरी का नागरिक है इस देश के अंदर। मुसलमान डरता नहीं है, मुसलमान डरता नहीं है। बादल देवनाथ को लेकर आइए, TMC के नेता हमारे साथ मौजूद है। बादल देवनाथ जी, जो बात अभी धीरेन्द्र जी की तरफ से कही गई, मुझे लगता है उन्होंने लाख टके की बात कही है। उनकी तरफ से ये बात कही गई कि साहब आज तक कांग्रेस क्या कर रही थी? कांग्रेस या बाकी विपक्षी दल जो है वो सब एक तरीके से बी टीम ही बने हुए थे, वो सब मुसलमानों को डरा ही रहे थे। और अब नया क्या है जो AIMIM कर रही है? तो कुल मिलाकर बंगाल में लेकिन AIMIM की दाल क्यों नहीं गलती है? मैं तो आपसे ये जानना चाहती हूँ बादल देवनाथ जी। मैडम, सबसे पहले आप थोड़ा शांत हो जाइए जी। और दूसरा सबसे बड़ा बात क्या है मैडम, जानते हैं ये बी टीम क्यों कहते हैं? भारत के राजनीति के अंदर 2
पंथी होता है, एक वाम और डानपंथी। और इसका जो काम है, आप बता दीजिए ओवैसी का जो पार्टी का जो पॉलिटिकल जो एजेंडा जो इश्तेहार होता है इलेक्शन के समय जो डिक्लेयर होता है, जैसे भाजपा हो, लेफ्ट हो, टीएमसी हो, ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत कांग्रेस हो, उसका बहुत सारे मुद्दा रहता है, मैं इसको लेके मैं काम करूंगा ही, और आप लोग इसको देखिए, हम लोग को वोट दीजिए, ठीक है, यही तो बात है। लेकिन वैसे का पार्टी में कोई, आप बता दीजिए कोई आइडियोलॉजी है, ऐसा आइडियोलॉजी है जो देश के लिए काम करते हैं? जैसे हम सब क्या करते हैं, प्रोग्राम सुनने से पहले वंदे मातरम संगीत या जनगण मन हम चलाते हैं, बस सुनते हैं, बस बोलते हैं, गान गाते। ये लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं। इसका काम क्या है? सबसे बड़ा बात है मैडम, मैं अपना चाहता हूँ, ये जो बंगाल में जो हुमायूं कबीर का जो नाम आया मस्जिद के लिए, इसका फंडिंग कौन कर रहा है? सीधा सीधा मैं कह रहा हूँ भाजपा से फंड होता है, और इसका जो होटल में जो काम रहते वो की भाजपा का लीडर का है। तो इसका जो इलेक्शन एक्सपेंस होता है ओवैसी जी का, इलेक्शन एक्सपेंस में आप जाइए, इसमें देखिए इसका फंडिंग कहां से आता है। तो क्यों बी टीम कहते, डायरेक्ट कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पीछे से सब लोग कहते हैं इलेक्शन का जो बादल देवनाथ जी, बादल देवनाथ जी, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार क्लियर कर दें। आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर जो वहां बाबरी बनवा रहे हैं वो बीजेपी की बैकिंग से बनवा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? और असदुद्दीन ओवैसी जो चुनाव लड़ते हैं राज्यों दर राज्यों में जाकर, वो बीजेपी की फंडिंग से चुनाव लड़ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? मैं देखिए मैडम, मैं तो ऐसे नहीं कह सकता हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप पत्रकार है, आप देख लीजिए इसका फंड कहां से आता है, मैंने ऐसे बोला। अच्छा। और दूसरा बात है, ममता बनर्जी बंगाल में जो 95 जो स्कीम जो ममता बनर्जी का चल रहा है, अब बंगाल में आई है, आपका तो बंगाल में एबीपी है, वो तो कितना अच्छा डिबेट करता है सुमन दे, मैं तो नहीं जाता हूँ, लेकिन वो तो अच्छा डिबेट करता है। लेकिन देखिए यहाँ पर मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग ममता दीदी का सम्मान करते हैं। मैं तो इसीलिए आपसे पूछना चाह रही हूँ ना कि एआईएमआईएम की दाल क्यों नहीं गलती है? एआईएमआईएम जो है वो चुनाव मैदान में कुछ करिश्मा बंगाल में क्यों नहीं कर पाता, वजह क्या है? मैडम सुनिए ना, ओवैसी का पार्टी में वो तो पॉलिटिकल पार्टी देश के लिए बात करता है, पार्लियामेंट में भी कहते हैं, लेकिन इसका पॉलिटिकल पार्टी में कोई सिख, हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, सभी संप्रदाय के कोई लीडर है? आप दिखाइए, नहीं है। तो मतलब ये इसका काम है, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, जहां पर सिया संप्रदाय लोग ज्यादा रहते हैं, वहां पर ये जाके इनका बात कहते हैं, और मुसलमानों के लिए बात कहते हैं, लेकिन सारे धर्म के लिए बात नहीं कहते। और इसके लिए जिन लोगों को फायदा नहीं होता है, उन लोग कहते हैं भाजपा का बी टीम है। मैं भी कहता हूँ, बंगाल में तो ये सब नहीं चलता, बंगाल का कल्चर तो अलग है, और बहुत सारे बंगाली के पूरे विश्व में जो बंगाली है, जो बांग्ला भाषा में कहते हैं, सो मुसलमान हो सकता है, सिख होते हैं, बौद्ध, जैन होते हैं, सारे संप्रदाय के आप होते पूरे भारत के अंदर बांग्ला भाषा में, भारत बांग्ला भाषा 2 नंबर में, वर्ल्ड में 8 नंबर में है। आप बंगाली कल्चर को देखिए, ये लोग ये सब मानते नहीं है, सभी धर्म के लोग सब एक साथ, दुर्गा पूजा हो, मुसलमान के त्योहार हो, सारे त्योहार में सब देखिए एक साथ सब लोग चलते जाते। इसका मतलब है हम सबको लेके चलते हैं। ममता दीदी यही सबको सिखा रहे, तुम देश के लीडर हो, देश के लिए काम करो, देश का बात बोल रहे हो, तो देश के लिए जो बोल रहे हो, देश के लिए काम करना चाहते हो, तो सारे धर्म को लोग को लेके चलो ना, तुम अकेला क्यों एक धर्म को लेके चलो? जैसे राम, देखिए राम, मैं जवाब लेती हूँ। एआईएमआईएम के नेता बैठे हुए हमारे साथ, लेकर आइए जरा स्क्रीन पर नफीस साहब को। नफीस साहब, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम, मुसलमान और कोई है ही नहीं आपके पास जाप जपने के लिए, तो कुल मिलाकर आपको इसीलिए आरोप लग रहे हैं बी टीम होने के कि आप 80-20 वाली राजनीति में बीजेपी के पूरक बनते हैं। जो कह रहे हैं कि हम सिर्फ मुसलमान करते हैं, महाराष्ट्र में 6 हिंदू पार्षद हमारी पार्टी से जीते, तो ये टैग हटा दीजिए। नहीं, टोटल वैसे सब देश के नेता हैं, मुसलमान के नेता नहीं। बंगाल में इलेक्शन से पहले मैम जीत चुकी है मैडम। महाराष्ट्र में टोटल कितने पार्षद जीते ये भी तो बताते चलिए ना, टोटल कितने पार्षद जीते हैं महाराष्ट्र में? 6 जीते कि नहीं जीते? हिंदू जीते ना 6। टोटल कितने जीते, परसेंटेज तो निकाल लो ना जरा बैठे बैठे। 6 हिंदू जीते कि नहीं जीते? अरे सर, आप शर्मा रहे हैं, शर्मा गए आप, डर गए आप। कोई बात नहीं है, कोई भी काम धीरे-धीरे होता है ना मैडम। कोई बात नहीं, शर्माने कोई बात नहीं मैडम, शर्माइए आप मुझे जवाब देने दीजिए ना। बताइए ना टोटल कितने, मैं हम बता दूं। प्राउड करते हैं 6 जीते, आने वाले वक्त में 60 जीतेंगे इंशाल्लाह। 126 जीते ना, जहां तक बंगाल की बात है, 126 पार्षदों में से 6 हिंदू जीत गए, जहां उसका आप यहाँ पर बैठकर गुणगान कर रहे हैं। तो बंगाल में ऑलरेडी टीएमसी एमआईएम से हार चुकी है। किससे हार चुकी है टीएमसी? मैडम आपकी आवाज कट रही है, मुझे इनके सवाल का जवाब देने दीजिए। पश्चिम बंगाल में ये लोग मुसलमानों को लेकर नहीं चलते हैं। पश्चिम बंगाल में इन्होंने मुर्शिदाबाद को पिछड़ा इलाका बना दिया।
एमआईएम वहां पर सक्रिय हुई तो ममता बनर्जी जी ने वादा किया हम वहां पर यूनिवर्सिटी खोलेंगे। तो ये हमारी कामयाबी है। इनसे पूछे, इन्होंने पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस बीजेपी को बढ़ावा देती है। इन्होंने महाराष्ट्र में बीजेपी को परोस दिया पूरे थाली को कि हम राहुल गांधी नहीं आए, प्रियंका गांधी नहीं आए, किसी ने भी इलेक्शन कैंपेन नहीं किया। सर वो हैदराबाद की सीट, जो हैदराबाद की लोकसभा सीट है सर, जहां से सिर्फ ओवैसी साहब नहीं, ओवैसी साहब के वालिद साहब भी जीतते हैं सर। जरा उस सीट का हाल देख लीजिए सर, उस पूरे लोकसभा क्षेत्र का हाल देख लीजिए, और उस लोकसभा क्षेत्र में जो मुसलमान है उनकी स्थिति कितनी फर्क है बाकी पूरे देश के मुसलमानों से। इसका आंकलन अगर आप कर लेंगे ना सर, तो यहाँ जो सबको आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ना, आपके सारे आपके तीर जो है सर वो कुंद पड़ जाएंगे। सवाल देश के पीएम एक सेकंड, अब ये देखिए कितना आसान है, देखा कितना आसान है अपना पल्ला झाड़ लेना, हमारे देश के देखा कितना आसान है अपना पल्ला झाड़ लेना, कितना आसान है अपना पल्ला झाड़ लेना। सही कह रही है, उनके ताकत में कितना आसान है पल्ला झाड़ लेना। 20,000 बच्चों को आज के डेट में कोई नहीं पढ़ाता है। इससे पहले लगातार बीआरएस के साथ सत्ता में थे ना, राज्य में भी सत्ता की मलाई खाते हैं, मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं, जहां पर सत्ता की मलाई खाते हैं, मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं, ऑक्सीजन से मर जाते हैं। मैं आ रही हूँ देवनाथ जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले शायना एनसी के पास मुझे जाना है। शायना एनसी बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रही है। शायना एनसी, सवाल ये कि यहाँ पर एआईएम की तरफ से बताया जा रहा है कि साहब देखिए हमारे तो 6 हिंदू कैंडिडेट जीत कर आए। शायना एनसी, लेकिन मैं 2-3 चीज कहना चाहती हूँ रोमाना जी। सबसे पहले आपने जिक्र किया था सचर कमेटी रिपोर्ट। अभी जो कोई सचर कमेटी रिपोर्ट पढ़ा है तो उनको पता चलेगा कि पर कैपिटा इनकम जो है मुसलमान समुदाय का सबसे ज्यादा कहाँ है, गुजरात प्रदेश में, जहां मोदी जी ने सबको साथ लेके उनके लिए उनको आत्मनिर्भर किया है। महिलाओं कहाँ सबसे सुरक्षित है मुस्लिम कौम के, गुजरात में। ये सचर कमेटी रिपोर्ट का फाइंडिंग है। तो ये एमआईएम जो समाज के ठेकेदार बने हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ आप हार जीत को छोड़ दीजिए, जात पात धर्म को छोड़ दीजिए, तो कभी कभार तो प्रगति की राजनीति कीजिए। कितना अफसोस होता है जब एक सहर खान जो युवा नेत्री है जीत के आती है और बोलती है कि मैं पूरा इलाका को हरा कर दूंगी। हरा का मतलब क्या है? ये हरा भगवा ये सब उनकी सोच विचार है। आज जब पूरे देश में प्रगति की राजनीति होती है, पूरे देश में ये आंकड़े जता रहे हैं कि कैसे हम एक इकोनॉमी की दृष्टि से 11वें नंबर से आए हैं, चौथे पे तीसरे तरफ जा रहे हैं, एक विकसित भारत। वहां सब हर एक कौम, और वहां मुसलमान भी, आज एक महिला जो हिजाब पहने हुए महापौर बनती है, हम उनका स्वागत करते हैं, हम अभिनंदन देते हैं हमारे लाडकी बहन को, क्योंकि हम चाहते हैं कि महिला आए आगे राजनीति में। लेकिन सिर्फ जात पात धर्म के आधार पे राजनीति नहीं करना है। धर्म के आधार तो कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रगति के आधार पे। और ये मंत्र को आगे लेके एमआईएम समझे सोचे तो फिर वो कुछ राह देख सकते हैं, नहीं तो जो उनका हाल हुआ बिहार में वही बेहाल हो जाएंगे पूरे देश में। बिल्कुल, मुझे लगता है जरा सा रोहन गुप्ता जी के पास चलते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रोहन गुप्ता जी फिर से वही घूम फिर कर आरोप जो बीजेपी पर लगता है कि साहब बीजेपी को ओवैसी की जरूरत है। अब आप देख लीजिए किस तरीके से असम और असम में मुस्लिम वोट और मुस्लिम वोट को लेकर कहीं ना कहीं वो जो आर पार एक छिड़ा हुआ है, उसमें हेमंत बिस्व शर्मा निशाने पर असदुद्दीन ओवैसी को ले रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी निशाने पर हेमंत बिस्व शर्मा को ले रहे हैं। क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के लिए? देखिए रोमाना जी, बीजेपी को कोई बी टीम सी टीम की जरूरत नहीं, क्योंकि जनता बीजेपी के साथ में। बीजेपी ये चाहती है कि किस प्रकार से हर जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए, किस प्रकार से जनता को एक खुशनुमा वातावरण दिया जाए, या ट्रेड डील की बात हो या जीडीपी की बात हो। आंकड़े बोलते हैं ना, बीजेपी को बोलने की जरूरत नहीं है। देश का विकास तो देश की जनता देख रही हो, हिंदू हो मुसलमान हो। आज आयुष्मान भारत योजना में सबसे ज्यादा लाभार्थी मुसलमान भाई बहन है, जिनको लाभ मिल रहा है। वो लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करेंगे। आम दामन में तो कांग्रेस पार्टी को झांकना है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति में इतनी अंधी हो चुकी कि देश का विश्वास गंवा दिया। कौन सी पार्टी है जो आजादी के सरकार चल रही होती है तो अलग, लेकिन जब चुनाव हो रहे होते हैं और प्रचार का समय आता है तो फिर बीजेपी के फोकस में असदुद्दीन ओवैसी क्यों आ जाते हैं? मतलब चुनाव प्रचार में कहां पे फोकस? हमने तो नाम भी नहीं लिया। अरे हेमंत बिस्व शर्मा तो कहां से टिकट भेज दे मुझे, मैं 2 रुपए लेने चला जाऊंगा। हैदराबाद का टिकट भेजने में टिकट मांग रहे हैं।
मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं आपको बिहार की याद दिला रहा हूँ रोमाना जी, जब ओवैसी ने ओपनली कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को कहा कि हमको थोड़ी टिकट दे दी, तो क्यों नहीं दी? जब कांग्रेस पार्टी अब बोल रही है कि बीजेपी की बी टीम में, तो क्यों मौका दिया आपने? वहां पे दे देते ना। अच्छा, तो आप और क्या मिला बताएंगे कि आपको? टिकट हम आपकी किसको देंगे, किसको मैं आपके नहीं बीच में देंगे? नहीं बोला, गजब मैं है। आपके अपनी बीच पार्टी में संभालिए ना। प्रियंका जी, मैं मैं इसका आपके जवाब बीच में आपसे नहीं ले लूंगी, पहले बोला। सुनिए। ये आप कौन होते हैं हमें सजेशन रोमाना देने जी, वाले कि हम टिकट किसको रोमाना देंगे, जी, किसको मुझे देंगे? बात ये वो है आइए, ये जब तू आप मैं नहीं होगी, आगे आप पार्टी संभालिए। बारी पर सब बोलेंगे प्लीज। आप जहाँ ये पे बात आप करें मेरे कि साथ। कसी टेंट करती जो है हैं, 500 आप मिलियन अपने डॉलर दामन हमारा में झांक जो के है हम ट्रेड करेंगे कि आपके और हम पास 0% मौका टैरिफ पे सामान था, और मंगाएंगे। आपने जनता का विश्वास वहां पे भी गंवा दी। ठीक। सीमांचल में भी आप कुछ नहीं ठीक कर है, पाए, ठीक वहां है। पे भी जनता ने नहीं, आपको बड़ा हरा दिया। वैलिड पॉइंट कौन से आपने मुझसे रखा आप बात है। कर रहे रोहन गुप्ता, आपने बहुत वैलिड पॉइंट रखा है, मुझे लगता है इस पर जवाब देना चाहिए ना प्रियंका गुप्ता को। प्रियंका जी, बात तो बड़ी जायज है ना, आप बार बार कहती हो कि साहब ये एआईएमआईएम जो है बीजेपी की बी टीम है, वो लगातार बिहार में कह रहे थे हमें साथ ले लो, बस 5 सीट दे दो, 5 सीट दे दो, सार्वजनिक तौर पर उनके बयान आ रहे थे, साथ ले लेते। अरे भाई, ये हमारी पार्टी डिसाइड करेगी हमें किसे साथ में लेना है, किसे नहीं लेना। ये कम से कम भारतीय जनता पार्टी अपना सजेशन डाले। भारतीय जनता पार्टी आज ये बताने में असमर्थ है कि रशिया से तेल खरीदने हार के का बाद, जो फिर हार के बाद, हार के बाद फिर ठीकरा मत फोड़िए ना एआईएमआईएम पर। हार के बाद फिर ठीकरा मत फोड़िए एआईएमआईएम पर कि वो बी टीम है, जो वो जीत रही है, अपनी मेहनत से जीत रही है, उसको क्रेडिट दीजिए। पूछती हूँ कि अरे भाई, भाई, लोकतंत्र में मेहनत तो से हर नहीं कोई जीत रही चुनाव है लड़ मैडम, सकता है ना, ये अपनी मेहनत क्यों मेहनत टीम आप नहीं लोग है। यहाँ कहते से हैं? चिल्लाएंगे कि कब नहीं, सुनिए, ये यहाँ से चिल्लाएंगे कि ये जो है दंगइयों को कपड़े देख के पहचानते हैं, फिर ये यहाँ से चिल्लाएंगे आपके मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, फिर कहेंगे आपकी भैंस खोल ले जाएंगे, फिर कहेंगे 80-20, फिर कहेंगे शमशान कब्रिस्तान, फिर कहेंगे ये अभी जो नया शुरू किया है पॉइंट ब्लैक शूट। और आप ये बताइए कि आप बताइए गोलीबारी जैसे बयान देंगे, ये सब बोलते जाएंगे और आप नाम के विपक्ष रह जाएंगे। ये सब बोलते रहेंगे और आप नाम के विपक्ष रह जाएंगे, आप सिर्फ देखते रह जाएंगे, आप सिर्फ सुनते रह जाएंगे और इनके इन बयानों का फायदा जो है वो वैसे ले जाएंगे। मतलब क्या तर्क दे रही हैं आप यहाँ पर बैठकर? आप क्या तर्क दे रही हैं बताइए? सुनिए, आज जब बोलते हैं तो प्रधानमंत्री जी संसद में नहीं आते अंदर। ये हालत कर दी है हमने संसद में जो है प्रधानमंत्री की। और आप देखिए कि उनको 3 महिला सांसदों से कैसे डर लग रहा था, जो निहत्थी थी, जो चुनी हुई थी। मुझे एक बार फिर से नफीस अंसारी का रुख करना था। नफीस अंसारी साहब, यहाँ पर अब आपसे सवाल मेरा ये है कि साहब ना खुद जीतती है एआईएमआईएम और बीजेपी जो है उसको हरा भी नहीं पाती है एआईएमआईएम, तो फिर क्यों ना माना जाए कि एआईएमआईएम असल में बीजेपी का ही प्यादा है, जहां चुनाव में उतरते हैं खुद बहुत कमाल नहीं कर पाते हैं और बीजेपी को भी नहीं हरा पाते हैं। मैडम, हम तो कमाल कर रहे हैं, हमने बिहार में कमाल करके दिखाया। अगर बीजेपी कमजोर कर रहे हैं, वाकई में कमाल कर रहे हैं, विपक्ष को बहुत कमजोर कर रहे हैं। अगर बीजेपी फंडिंग देती तो पूरे तेलंगाना में हम चुनाव लड़ते हैं। हम सिर्फ 7 सीट में क्यों लड़ते हैं? ताकि बीजेपी का फायदा ना हो। इसी तरीके से बिहार में हमने सिर्फ 30 सीट क्यों लड़ा? पूरे बिहार में लड़ जाते हैं ताकि बीजेपी का फायदा हो। ये जो समझदार लोग इस देश में वो समझते हैं कि असद साहब समझ बुझ के काम करते हैं, वरना राहुल गांधी जी देखिए कैसे वो चुनाव लड़ते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराया, बीजेपी को जिताया। हरियाणा में आम आदमी पार्टी बीजेपी लड़ी, बीजेपी को जिताया। गुजरात में आम आदमी पार्टी कांग्रेस लड़ी, बीजेपी को जिताया। मैडम, बीजेपी का बी टीम एजेंट कोई है तो वो कांग्रेस है। ये हर इलेक्शन में मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए कूद पड़ते हैं, कभी शायर को लाते हैं, कभी किसी को लाते हैं। पर हिंदू सीट का क्या हुआ जहां पर बीजेपी जीत रही है? ये लोग हिंदू वोट को बीजेपी के लिए छोड़ रहे हैं, मुस्लिम वोट में जाकर भाषाबाजी कर रहे हैं। नफीस हम अंसारी कहते हैं भैया आप हिंदू असली लड़ाई मुस्लिम वोट की है ना। हाँ, मुसलमानों को छोड़ दो, हमारे लिए मुस्लिम वोट के हम दावेदार हैं, वही तो मैं कह रही हूँ। शर्म आनी चाहिए ना मैडम, कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए। अगर वो नेशनल पार्टी है, अगर वो नेशनल पार्टी है, मैडम ये सवाल कांग्रेस से कीजिए। अगर कांग्रेस नेशनल पार्टी है और सबको लेकर चलना, तो फिर हिंदू वोट बीजेपी के लिए क्यों छोड़ रहे हैं लोग? महाराष्ट्र में राहुल गांधी क्यों नहीं आए? प्रियंका गांधी क्यों नहीं आई? आपने महाराष्ट्र को बीजेपी के लिए छोड़ दे, परोस कर दिया। मुस्लिम वोट आपके लिए छोड़ देना, मुस्लिम वोट आपके लिए छोड़ दिया जाए, यही चाह रहे हो ना? मतलब कांग्रेस मुस्लिम वोट आपके लिए छोड़ दे, आप ठेकेदार बन जाओ मुस्लिम वोट के। देखिए, आप ठेकेदार बनोगे मुस्लिम वोट के। आपने सिर्फ सीमांचल को ही चुना, चुनाव लड़ने के लिए जो मुस्लिम बहुल इलाका है ना। दलित और हिंदू के हालात जर्जर होते तो असद साहब हिंदू ज्यादा करते। ये फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। इन्होंने पूरा सीमांचल में लगाया। जो कथनी है और जो करनी है उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है ना। कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। अब सवाल ये है कि कौन किसे याद करता है, कितना कौन किसे अपनी जोरों से याद कर रहा है। ये सारी बातें बेमानी हो जाती है ना सर, क्योंकि यहाँ जनता ये चाहती है कि नेताओं के जहन में जनता रहे और नेता जनता को याद करें, जिससे जनता का कुछ भला हो पाए। तो बेहतर यही है कि आप सब लोग जरा जनता को याद करें। बहुत शुक्रिया
हमारे साथ जुड़ने के लिए इस शो में। बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से। यहाँ बागलकोट में एक निजी विमान की आपात लैंडिंग कराई गई है। दोनों पायलट सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है इंजन में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके बाद विमान को खेत में उतारा गया। कलबुर्गी से बेलगावी ये विमान जा रहा था और यहीं पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।